जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे मेरे दोस्तों को और जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे अब सबके जवाब देना कमेंट बॉक्स में संभव नहीं है टाइम कम होने के कारण। तो उन सभी पर एक आपके सवाल मेरे जवाब करके एक ये वीडियो है। तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चन थे वो आप देखें, सबके क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो मुझे सही लगे हैं और उन सभी के जवाब वो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल है मेरे भाई का हिमांशु गुप्ता करके। इन्होंने कहा है भाई मेरे चश्मा लगा है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ गाइड। तो जिस भी पोस्ट के लिए A2 मेडिकल है उसमें चश्मा आपका अलाउ नहीं है और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप हो सके तो उसे और देख लें। बाकी चश्मे वाले में क्या है, जो टेक्निकल है, टेक्निकल जिसमें है या सेफ्टी वाली पोस्ट है उनमें ये अलाउ नहीं होता है और A2 A3 मेडिकल में ये अलाउ नहीं होता है। तो ग्रुप डी में आप अप्लाई कर सकते हैं चश्मे वाले, और जो कॉमर्शियल क्लर्क वाली जो पोस्ट है उन सब में चश्मा अलाउ होता है। उसके बाद बात करते हैं एक उसी के नीचे @ करके कोई है, उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च अप्रैल में आपका CBT 1 एग्ज़ाम हो जाएगा, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। पक्का है कि मार्च अप्रैल में CBT 1 हो ही जाएगा, क्योंकि अभी RBF के हैं, LP के हैं, इन सबसे फ्री होकर RRB के पास सिर्फ NTPC का एग्ज़ाम रह जाएगा। उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया, शुभम आर्यन। इनका सवाल है कि भाई मेरे राइट हैंड की एक फिंगर कट है, तो NTPC में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्लीज़ रिप्लाई भाई। भाई ऐसा केस अभी तक मैंने अपने उसमें तो देखा नहीं है डिपार्टमेंट में कि जिसके अंग भंगुर हो और उनको लिया जाए। तो मेरे हिसाब से मेडिकल अनफिट आपको किया जा सकता है और वो आपकी थोड़ी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद अगला है कि ये दुर्गा प्रसाद का कमेंट है, भाई मैं मॉडिफाइड कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा क्या? बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका मॉडिफाइड वाला पेमेंट है, क्योंकि मॉडिफाइड में पेमेंट जो ये दुकान वाले लेते हैं वो तो अलग है। अगर वहाँ वाला पेमेंट नहीं हुआ होगा तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि फिर मॉडिफाइड फिर उसमें जब पेमेंट ही नहीं होगा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएं या पहले से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें? तो आपका जितना हुआ है, आप जब एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले बचेंगे तब से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप करते रहेंगे, आप पीछे का भूलते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहीं से सिलेबस वहीं से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। उससे आपको फायदा ये होगा कि जो टॉपिक आपके अच्छे से नहीं हो पाए होंगे वो और आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे, तो आप उन पर ध्यान देकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप अभी से लगाना शुरू कर दें दोस्त। उसके बाद अगला है, ये भाई रोहित चौहान है कोई, इन्होंने पूछा है रेलवे NTPC में कौन कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, GK आता है और करंट अफेयर आता है। बस इतना ही सब्जेक्ट इसमें आते हैं। उसके बाद ये है सत्यवीर राजपूत का। इनने कहा है सर आपका कितने नंबर पर हो गया था? तो दोस्त हमारा जो मेरे CBT 1 में जो मार्क्स थे वो 86 के थे, 86 थे और CBT 2 में मेरे 79 मार्क्स थे 120 में से। वो मेरा माइनस मार्किंग में ज़्यादा गलत हो गया था, पर मेरा साइको का रिजल्ट अच्छा था तो फिर सिलेक्शन हो गया था। उसमें क्या है, 70% मार्क्स आपके CBT 2 के लगते हैं और 30% साइको के लगते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद ये रीना रॉयल है, भाई जैसे मैं बैच नहीं ले पाई पैसे की वजह से, तो यूट्यूब पर तैयारी कर सकती हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बैच लेने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको बैच पे कोई अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यही सब है जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। बस वहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल जो है वो लोग देते हैं, इसलिए वो बैच के पैसे लिए जाते हैं। तो आप बिना बैच लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हमने भी कभी कोई बैच नहीं लिया था, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे आप रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी मेहनत करेंगे तो बिना बैच के भी आप सफल हो पाएंगे। उसके बाद है मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस होने पर NTPC ग्रेजुएट की कौन सी जॉब मिलती है? भाई मेडिकल में जिनमें A2 है और आपको फिर इसके बाद कॉमर्शियल वाली कोई मिल सकती है, या फिर कॉमर्शियल वाली ही मिल सकती है आपको, सेफ्टी और लोको पायलट जैसी कोई पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो जो अभी भर्ती आई है उसमें आप लेवल 3 में भी जा सकते हैं, लेवल 2 में ALP को छोड़कर बाकियों में जा सकते हैं, और ग्रुप डी में भी एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कलर ब्लाइंडनेस आप जा सकते हैं, है ना दोस्त। और उसके बाद अगला देखते हैं किस भाई का है, इसमें है ये स्मार्ट गणेश का। इसमें क्या है, ये इन्होंने मेरे पास कॉल भी किया था कि सर मैंने फॉर्म में अभी स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास सेंट्रल लेवल का अभी नहीं बन पाया था। तो फिर सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सेंट्रल वाला दे दूंगा, ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो इनका पूछना है कि वो जब फॉर्म भराया था तो इनका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन नहीं पाया था। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों केस हैं कि जो मेरे से पूछना, मेरे जानने वाले भी हैं। तो आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, आप CBT 1 की तैयारी करें, CBT 2 की तैयारी करें, उसके बाद आपको समय मिलता है कि आप वो बनवा लेना उस टाइम पे सेंट्रल का, और वो लग जाएगा। रेलवे आपको कभी भी डॉक्यूमेंट में ऐसे बाहर नहीं करती है, जब आप उसमें एफिडेविट भी लगा सकते हैं, और भी कई सारे रास्ते हैं जो अपना सकते हैं। तो आप तैयारी पर ध्यान दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेट लेवल का लगा दिया है तो आपका सेंट्रल का बन जाएगा, तब आप लगा देना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में।
उसके बाद ये सुरेश कुमार का है कि हेलो भैया, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक लाएं। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, वो क्वेश्चन तो सब में सेम ही होते हैं। और आपको बुक नहीं लेना है तो टेक्स्ट बुक पे वही क्वेश्चन, वो पूरा क्वेश्चन पेपर सेट का सेट पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी सेट लगा सकते हैं। उसके बाद सर ये हितेश दीवार का कहना है, पूछना है कि सर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है आरआरबी एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का टेस्ट जो है मेडिकल अलग अलग होता है, हर लेवल के लिए, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। स्टेशन मास्टर का अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने फेस किया है, तो उसमें 12-13 टेस्ट लगभग आंखों के ही होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आंखों का ही टेस्ट होता है रेलवे में। उसके अलावा अगर आपका हाथ पैर फ्रैक्चर हैं जो जुड़े हुए हैं, कट मार्क्स हैं जो आप जैसे देखते होंगे फौज में बाहर कर देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइट का भी इसमें कोई इशू नहीं होता है, वेट का कोई इशू नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आंखें अगर आपकी ठीक है तो आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये राधा कृष्णाथ का कहना है कि सर क्या एक शिफ्ट में अलग अलग जोन में डिफरेंस क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आएंगे। वो सब क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी वो एक जैसा क्वेश्चन पेपर भी रहता है सभी शिफ्ट में। वैसे तो सभी शिफ्ट में एक जैसा ही आता है, क्योंकि वो शिफ्ट का फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो जोन वाइज नहीं होता है, वो पूरा आरआरबी करती है उसका, तो वो सब एक जैसा ही आता है। उसके बाद ये अमित मिश्रा जी का पूछना है कि भैया प्राइवेट जॉब के साथ स्टडी नहीं हो पा रही है, घर से कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो कैसे तैयारी करें। तो भाई घर से सपोर्ट नहीं है प्राइवेट जॉब के साथ, तो आपको फिर करना पड़ेगा। ये तो खुद का डेडिकेशन है, खुद को मोटिवेट करने का आपके पास और रास्ते कोई नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये जॉब हासिल कर अपने घर वालों को भी दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये सूरज का पूछना है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं एनटीपीसी वाले में, क्या करें। तो मॉक टेस्ट में एनटीपीसी वाले में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट जो उसमें गलत हो रहा है, अगर आप कभी भी सेट लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो अगर आपने 1 घंटे में टेस्ट उसको लगाया है तो 1 घंटा आप उसमें और दीजिए, ताकि आप उसका एनालिसिस कर पाएं। क्योंकि सेट लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस होता है। क्योंकि आपसे जो अच्छा बन गया वो तो आपने देख कर निकाल दिया, लेकिन जो आपसे नहीं बना उस पर अपनी और मेहनत करना ही सिर्फ टेस्ट का मतलब होता है, कि आपसे जो नहीं बन पाया है उसको कंप्लीट करना। तो मेरे दोस्त ध्यान दें, सेट लगाते हो तो जो नहीं बनता है उसके बारे में नोट्स बनाएं, उसकी तैयारी करें, तभी ये नंबर बढ़ पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये उमेश भाई पूछ रहे हैं कि सर आप कौन से ईयर में लगे थे। तो हमने 2019 वाली जो एनटीपीसी आई थी उसमें हम लोग जॉब लगे थे, तो उसी में हमारा सिलेक्शन हुआ था। 2021-22 में उसके एग्जाम हुए थे, है ना। उसके बाद ये किसी भाई ने पूछा है कि सर आपने साइंस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा और बताया। तो अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला है साइंस के लिए, आप उसको देख लें प्लीज़। तो उसमें आपको साइंस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद अगला अगर मैं देखूं तो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट कब है, आई मीन कितने मंथ बचे हैं, कोई बताएगा। तो भैया ये है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम दिसंबर में है, अभी डेट भी आ चुकी है उसके ऊपर, अभी आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर, अगर साइट पर ऑफिशियल पर देखेंगे तो आपको उसको मिल जाएगी। प्रिंस कुमार हैं, इन्होंने पूछा है कि सर करंट अफेयर कितने महीने पहले का पढ़ें अभी जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का उसके लिए। तो आप अगर देखिए मार्च अप्रैल में अगर आपका एग्जाम होता है, और उससे बढ़िया आप अभी आरपीएफ का लेके चलिए एसआई वाला, अगर 2024 में ही अगर दिसंबर में एग्जाम भी होता है, तो भी आपको जुलाई 2023 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि जनवरी 2024 तक का तो आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जो पिछले 6 महीने हैं उसका मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जो बड़ी बड़े क्वेश्चन है, जो बड़ी बातें हुई हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए, तब आपका करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। और ये विक्रांत चौहान पूछ रहे हैं, विक्रांत चौधरी है सॉरी, भैया मैथ बहुत वीक है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो भैया मैथ अगर वीक है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रिक्स आपको देखनी पड़ेंगी, समय आपको देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप सोचेंगे डायरेक्ट हो जाए, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करें, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। तो दोस्तों ये आपके सवाल थे, और कुछ इस प्रकार से उनके आंसर भी मैंने दिए जितना मुझसे हो पाया। और अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, आपसे कोई तैयारी में परेशानी हो रही है, आपको कोई मदद चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या आपको जो भी तैयारी में दिक्कत हो रही है उसको आप लिख दें। अगर मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।